ओके, अच्छा जी, आई होप कि आप हजरात ने IFRS 8 की थ्योरी को एक दफ़ा नज़र मार ली होगी। बहरहाल आज आपको मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ IFRS 8 की थ्योरी को आप हजरात जो है वो नज़र मार लें। और ये आपको एक सफ़ा भी दे दिया है, आ रहा है सफ़ा। ये एंड पे सही नज़र आ रहा है, जब फटा फटा नज़र आ रहा है एंड पे सही नज़र आ रहा है। अच्छा, तो IFRS 8 किस पे लगता है और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस पे लगता है, फिर IFRS 8 में एग्रीगेशन क्राइटेरिया क्या है, क्या चीज़ें सेम हों तो एग्रीगेट किया जा सकता है। फिर ऑपरेटिंग सेगमेंट वो होता है पैरा 5, ये पैरा नंबर लिखे हुए हैं जिसमें 3 शराइत पाई जाएं, लेकिन हेड ऑफिस और R&D ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं होता। CODM कोई मैनेजर नहीं है, एक फंक्शन है। CEO ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। सेगमेंट मैनेजर कोई बंदा नहीं है, ये एक फंक्शन है। एक मैनेजर ज़्यादा सेगमेंट्स को भी मैनेज कर सकता है और CODM भी एक या एक से ज़्यादा सेगमेंट्स को मैनेज कर सकता है। मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें प्रोडक्ट वाइज और एरिया वाइज दोनों हैं, तो उसमें अदर फैक्टर्स देखें, अगर अदर फैक्टर्स हेल्प ना करें तो कोर प्रिंसिपल फॉलो करें, शायद आपको याद हो ये बात। और रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाने के लिए पहले आप सेगमेंट्स को एग्रीगेट करें, फिर 10% टेस्ट से गुजारें। 10% टेस्ट ये तरीका है लगाने का, इसके बाद 75% टेस्ट लगाएं। उसके बाद नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट सबको इकट्ठा कर दें। और ये वो जो दो बातें थी, पिछले साल बेचारा वीक था, इस साल स्ट्रांग हो गया, और पिछले साल स्ट्रांग था, इस साल वीक हो गया, ये वाली दो बातें थी। अगर मैनेजमेंट मुनासिब समझे डिस्क्लोज करे, वरना मस्ट डिस्क्लोज करे एक सूरत में, याद आ रहा होगा। और प्रैक्टिकल लिमिट है 10। तो अब एक सफ़ा आपको और देना है इसका, वो होगा डिस्क्लोजर्स की समरी। ये डिस्क्लोजर्स नहीं है, ये डिस्क्लोजर्स नहीं है, यहाँ डिस्क्लोजर डिस्कस नहीं हुए। तो ओवरऑल ये जितनी बातें स्टैंडर्ड में थी ऑलमोस्ट यहाँ कवर हो जाएंगी। हाँ जी, अगर जितने भी ऑपरेटिंग सेगमेंट हो वो सारे रिपोर्टेबल बन जाएं तो 75% वाला टेस्ट इसलिए लगाने की जरूरत नहीं होगी कि वो ऑलरेडी 100% सेल ही कवर हो रही होगी वहां पे, तो इसलिए फिर वो 75% वाला टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं होगी। सही आप कह रहे हो? नहीं, बस ठीक है, काफी है। कह सकते हो, नोट दे सकते हो कि ऑलरेडी 100% सेल कवर हो गई है। हो सकते हैं सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट हो, बिल्कुल हो सकते हैं 3 सेगमेंट और तीनों बड़े बड़े सेगमेंट हो, बस तीनों को रिपोर्ट करने बात खत्म। ऐसा तो होना बहुत नॉर्मल सी बात है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। क्या चीज एहतियातें कौन सी बता दो, वेल्डन, कौन सी एहतियातें? छोड़ो यार, तो आहिस्ता आहिस्ता आ रही है भाई को, जल्दी बोलना तो हाँ कंफ्यूज हो गई, कोई मसला नहीं, हम मेरे भी कान पे फ्यूज लग जाता है कभी कभी। अच्छा मोहतरम, ये स्टैंडर्ड हाईलाइट करके आप हजरात के घरों तक पहुंचाए जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ आप लोगों ने अपने घर में जाके एक वेबसाइट खोलनी है, उसके और यूजर नेम पासवर्ड डालना है, स्टैंडर्ड आपके हाथ में। तो ये कितने लोगों ने हाईलाइट कर लिए हैं घर में? आज आखिरी मौका दिया जा रहा है, कितने लोग हाईलाइट कर लेंगे? सच्ची बताइए। बाकी चैप्टर्स में वो जो मेन बातें थी पैरास हाईलाइट कर दिया था ना, तू पूरा स्टैंडर्ड हाईलाइट करने की जरूरत नहीं। तो मुझे पता है तू थोड़ा सा करो ना, तो फरमाइशें तेरी बढ़ जाती हैं। अच्छा, तो एक दफा तुम्हें बेगम जो है वो सलाद और सारा रायता शायता करके दे देगी, अगले दिन भी तुम्हें कहा करना है, तो उससे फरमाइशें ना थोड़ी कम करो। तो अच्छा, आगे की बातें अभी तो बतानी है। तो आप मोहतरम स्टैंडर्ड सच्ची बताएं, किसने मंगवाने हैं अभी बरकत के लिए? अभी मंगवाने हैं, ऑर्डर करने, मेहरबानी। अच्छा जी, स्टैंडर्ड किस पे अप्लाई होने, ये हाईलाइट करना था। ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या है, जो 3 शराइत पूरी करें, ये हाईलाइट करना था आपने। हेडक्वार्टर हेड ऑफिस के बारे में बात थी, ये हाईलाइट करनी थी आपने। बाकी वो जो कुछ और बातें हैं ना, वो आपको इतनी दफा मैंने कर दी है कि वो हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। एग्रीगेशन क्राइटेरिया 5 है, ये हाईलाइट करने थे आपने। क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स भी मेरे निकाल हाईलाइट करने की जरूरत है, ये तो आपको चीज पता है। बहरहाल हाईलाइट कर ली आपने बरकत के लिए, इट्स एनफ। और ये एक्सटर्नल सेल का 75% ये भी हाईलाइट करने की जरूरत है स्टैंडर्ड में शायद, क्योंकि दिस यू ऑलरेडी नो। हाँ, डिस्क्लोजर्स में अगर आप आए तो जनरल इन्फॉर्मेशन है 3 किस्म की, और जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद प्रॉफिट और लॉस शो करना, एक्सटर्नल सेल, और ये सारी चीजें आपने हाईलाइट करनी थी। और इसके बाद इस पैरे में ये 2 चीजें हाईलाइट करनी थी। और इन द एंड एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर शायद रह जाएंगे सिर्फ। ये क्या है? हाँ, वो जो मेजरमेंट की अजीब सी बातें की थी कल, रिपोर्टेबल सेगमेंट की मैयर और गोहर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मैयर में नॉन रिपोर्टेबल और हेड ऑफिस की चीजें आ रही हैं, तो यूजर को बता दें ये क्या क्या चीजें हैं। ये कल एंड पे बात की थी मेजरमेंट की, कि मेजरमेंट में क्यों इख्तलाफ आता है। और रिकॉन्सिलिएशन 2-3 चीजों की बनानी है। और आखिर में एंटिटी वाइड, इसमें कोई हमने ज्यादा चीजें हाईलाइट नहीं की, बस काम की जो चीज है वो हाईलाइट कर दिया। ओके, सो दैट आई रियली अप्रिशिएट यू पीपल दैट यू हैव हाईलाइटेड इट वेरी वेल। जी, लीजिस का तो नहीं डाला हुआ ना, लीजिस में तो मैं यही तो कह रहा हूँ, उसके पैरा नंबर बताए हुए हैं, और IAS 38 के पैरा नंबर बताए हुए, पैरा नंबर हाईलाइट करने काफी है। हाँ, जिन इसमें असल में पैरा नंबर मैं बता नहीं सकता था, क्योंकि पूरे पैरे में पूरी चीज भी नहीं करनी थी, तो पूरे पैरे में से रेलेवेंट चीज करनी थी, इसलिए ये हाईलाइट करके डाला हुआ है। अच्छा, एक चीज आई के अपने डाली हुई है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड,
लेकिन हम उसको देख लेते हैं IFRS 8 की, फिर बच्चे जरा पूरे हो जाएं तो हम IFRS 9 शुरू करते हैं। बच्चे अल्लाह हमें और क्लास में लाए दे। अच्छा उदास उदास बैठे होते हैं आप, साथ वाला कभी आता है कभी नहीं आता। IFRS 8 के साथ गोहर लिमिटेड तो मेरे ख्याल से हमें कब्र तक याद रहेगा, उससे पहले भूल जाइएगा वो मौके उस। पेज 528, पेज 528, रिक्वायरमेंट, एक्सप्लेन टू डायरेक्टर्स द पर्पज ऑफ IFRS 8। IFRS 8 का पर्पज बताएं। दूसरा, एक्सप्लेन टू डायरेक्टर्स क्राइटेरिया विच शुड बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई, ये जरा बताएं कौन सा है, यूज टू आइडेंटिफाई सेपरेट रिपोर्टेबल सेगमेंट। ये 10% वाला है या ऑन रेवेन्यू रिपोर्ट टू CODM और वो वाला है? अगर लिखा होता एक्सप्लेन द डायरेक्टर क्राइटेरिया विच शुड बी यूज टू आइडेंटिफाई ऑपरेटिंग सेगमेंट, फिर वो होता कि रेवेन्यू कमा रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, CODM को डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो रही है, फिर वो होता। लेकिन अभी क्या है, रिपोर्टेबल बनाने का क्राइटेरिया या ऑपरेटिंग बनाने का क्राइटेरिया? रिपोर्टेबल बनाने का। तो वो 10% और 75% है। क्रिटिकली इवैल्यूएट साडे को लोग पूछ रहे हैं क्रिटिकली इवैल्यूएट, असं कभी अपने आप नहीं कीता इवैल्यूएट। क्रिटिकली इवैल्यूएट IFRS 8 सेटिंग आउट एनी प्रॉब्लम्स विद द स्टैंडर्ड। वो सानू समझ आ जाए बड़ी गल है, तू प्रॉब्लम्स कर, हम स्टैंडर्ड्स में प्रॉब्लम्स निकाल देंगे, वो ये हमारा लेवल है। अस्तगफिरुल्लाह, लेवल सब फारग हो जाता है। पेज 531 पे जी, पर्पस बताने जी IFRS 8 का, ये याद ही करना पड़ेगा। बोलो हम क्या करें पर्पस ही, हाँ तो तुसी नीचा ले लो। पर्पस ऑफ सेगमेंटल इंफॉर्मेशन इज टू प्रोवाइड यूजर्स विद डिफरेंट रेट्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। असल में केमिकल पे कोई और रेट होता है प्रॉफिटेबिलिटी का, सोडा ऐश पे कोई और रेट होता है प्रॉफिटेबिलिटी का, तो जरा यूजर्स को पता चल जाता है। असल में ना अगर आप P&L का मुंह देखें तो फिर सेल कॉस्ट ऑफ सेल से GP निकलती है, उसकी एक ही परसेंटेज होती है। लेकिन अगर आप सेगमेंट वाइज चले जाएं तो फिर डिफरेंट रेट्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी आगे लिखें ऑफ ईच सेगमेंट। हर सेगमेंट के आपको रेट पता चल जाते हैं, फलां इतने % कमा के दे रहा है, फलां इतने % कमा के दे रहा है। ये फायदा होता है। अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, ऑब्वियसली बात है, अगर आपको केमिकल 2 सालों से अच्छा प्रॉफिट दे रहा है तो इसमें ग्रो करने की और ज्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। डिग्री ऑफ रिस्क, और रिस्क भी पता चल जाएगा, जिसमें लॉसेज आ रहे हैं वो रिस्की है। दैट अप्लाई इन एंटिटीज क्लासेस ऑफ बिजनेस एंड जियोग्राफिकल लोकेशन। अच्छा, पास्ट परफॉर्मेंस भी इवैल्यूएट हो जाती है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का अंदाजा हो जाता है। पास्ट परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट होती है? क्योंकि हमने कहा था सेगमेंट इंफॉर्मेशन उतने सालों की देनी है जितने सालों का P&L है और जितने सालों की बैलेंस शीट है, तो फिर पास्ट परफॉर्मेंस भी इवैल्यूएट हो जाती है। इफेक्ट ऑन चेंज इन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस मे हैव ऑन बिजनेस एज होल, पूरे बिजनेस पर इसके कंपोनेंट्स क्या इंपैक्ट डाल रहे हैं। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, पूरे बिजनेस पर इसके ऑपरेटिंग सेगमेंट्स क्या इंपैक्ट डाल रहे हैं। मिसाल के तौर पे किसी की एसेट्स ज्यादा हैं तो बिजनेस में वो उसके एसेट्स ज्यादा होंगे ओवरऑल बिजनेस में, किसी का प्रॉफिट ज्यादा है तो पूरे बिजनेस पे उसका इंपैक्ट अलग अलग नजर आ जाएगा। तो ये 2-3 बातें हैं, दीज आर कॉल्ड एज, बोलें। अच्छा जी, नेक्स्ट जी पैरा 13 और 15 वो 10% और 75% वाला। जी मोहतरम, अगर 2 साल का P&L है तो सेगमेंट रिपोर्टिंग भी 2 साल की कर दें, और अगर 2 साल की बैलेंस शीट आपने बनाई हुई है तो सेगमेंट रिपोर्टिंग भी 2 साल की कर दें। लेकिन IAS 2 सालों की बनाएं, यानी हमारे साल की भी और कंपैरेटिव में पिछले साल की भी। और अगर आप लोगों ने IAS 8 में कभी पढ़ा था 3 सालों की बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है, तो फिर एसेट्स लायबिलिटीज भी सेगमेंट के 3 सालों को डिस्क्लोज कर दें यूजर को। इस स्टैंडर्ड्स में प्रॉब्लम, सेगमेंट्स आर एनालाइज्ड इन अ वे मैनेजमेंट एनालाइजेस देम। सेगमेंट्स को ऐसे एनालाइज किया जाता है जैसे मैनेजमेंट एनालाइज कर रही है। ये सबसे बड़ा मसला है स्टैंडर्ड में। मैंने आपको कल एक हिंट दिया था जाते जाते, मैंने कहा था कई दफा ऐसा होता है, आप आए थे भाई कल और परसों ननकाना वाले भाई। अच्छा, सेगमेंट्स को कई दफा ऐसे एनालाइज किया जाता है जैसे CODM कह रहे हैं। तो मैंने कहा था 1-2 जगह ये भी लिखा हुआ हमें मिला है कि कई दफा CODM कहते हैं मुझे सेगमेंट्स के सिर्फ डेटर्स बता दो। तो फिर क्या सेगमेंट के सारे एसेट्स पता चल रहे होंगे या सिर्फ डेटर्स पता चल रहे होंगे? तो ये स्टैंडर्ड CODM के एंगल से चीजों को देखता है या हार्ड एंड फास्ट रूल बनाता है? हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाता, CODM के एंगल से चीजों को देखता है। हम यहां तक एक MCQ में आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह जोहर के बाद कि अगर आपका CODM आपको कह दे कि हेड ऑफिस के खर्चे सेगमेंट्स में एलोकेट करके मुझे दिखाओ, तो फिर हेड ऑफिस के खर्चे रिकॉन्सिलिएशन में ना डालें, बल्कि हेड ऑफिस के खर्चे कहां सारे फेंक दें, केमिकल को ज्यादा फेंक दें क्योंकि वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, सोडा ऐश को कम फेंक दें क्योंकि वो कम प्रॉफिट कमा रहा है। तो अगर CODM यहां तक कह दे
कि हेड ऑफिस के खर्चे और हेड ऑफिस के एसेट्स भी मुझे सेगमेंट्स में ही एलोकेट करके दिखाओ, मैं इसी तरह डिसीजन लूंगा, तो उसकी मर्जी के मुताबिक चलें। तो सीओडीएम की मर्जी चलती है, ना कि कोई स्टैंडर्ड में हार्ड एंड फास्ट रूल है। ये एक स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम, देयर आर प्रॉब्लम्स इन मेजरमेंट। वो जो मेजरमेंट, देयर आर प्रॉब्लम्स इन मेजरमेंट। यहां मेजरमेंट आ रही थी फिगर्स की, मेजरमेंट, प्रॉफिट फिगर्स। दिस प्रॉब्लम इन मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इफ सेगमेंट ट्रेड विद ईच अदर। अगर एक दूसरे से ट्रेडिंग करें तो लोगों की यह राय है कि लिटिल गाइडेंस है डिस्क्लोजर्स में ऑन पॉलिसी ऑफ ट्रांसफर प्राइस। केमिकल वालों ने सोडा को बेचा, लोगों की यह राय है कि डिस्क्लोजर थोड़े ज्यादा होने चाहिए। कब बेचा, क्यों बेचने की जरूरत पड़ी, कितने का बेचा, कितना प्रॉफिट आया, इसमें से एक दो चीजें तो हम बताते थे। लोगों की राय जरा ज्यादा चीजें बताएं यूजर्स को, ताकि पता चले स्टैंडर्ड ने डिस्क्लोजर्स कम बनाए हुए हैं, लोगों की राय। तीसरा एतराज स्टैंडर्ड पे, डिफरेंट इंटरनल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। हो सकता है एक कंपनी फाइफो यूज करे और दूसरी वेटेड एवरेज, इसलिए एक कंपनी के प्रॉफिट्स दूसरी कंपनी के सेगमेंट प्रॉफिट से कंपेयर करें तो शायद वो मुनासिब नताइज ना दें। अगर स्टैंडर्ड में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल होते तो शायद दो कंपनी का कंपैरिजन करना आसान होता। डिफरेंट इंटरनल रिपोर्टिंग किसको होती है? टू सीओडीएम। डिफरेंट इंटरनल रिपोर्टिंग टू सीओडीएम कुड लीड टू इनकंसिस्टेंट एंड इनकंपैटिबल सेगमेंट रिपोर्ट्स इवन फ्रॉम कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। सेम इंडस्ट्री के अंदर जो कंपनीज हैं उनके भी आप सेगमेंट प्रॉफिट्स कंपेयर नहीं कर सकते। हो सकता है किसी कंपनी ने कोई मेथड लगा के सेगमेंट प्रॉफिट निकाला हो और किसी कंपनी ने कोई मेथड लगा के सेगमेंट प्रॉफिट निकाला हो। तो तीन बातें हो गई। जैसे सीओडीएम एनालाइज करते हैं वैसे देखते हैं, एक मसला। दूसरा मसला, ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर डिस्क्लोजर्स लिटल हैं। और तीसरा मसला, डिफरेंट इंटरनल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है सीओडीएम की तरफ, जिसकी वजह से कंपैरिजन करना डिफरेंट कंपनीज का क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अगर कभी यूजफुलनेस आए ना तो ये पर्पस और यूजफुलनेस एक ही चीज है। यूजफुलनेस और पर्पस। वैसे आई कि आपने कभी पूछा नहीं ऐसा, यूजफुलनेस और पर्पस वगैरह। चलें जाए फिर 9 स्टार्ट करें, पेज 613 पे आ जाए। मोबाइल यूज करना बस कर दें उधर, तो हम करते हैं। IFRS 9 पेज नंबर 613। रॉयल फैन ने, ये ना थोड़ी देर के लिए जरा विजुअलाइज करें, आप पीआरसी की क्लास में आ गए हैं या इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग या FR1 की क्लास में। रॉयल फैन ने परचेज की हैं चीजें होंडा से उधार पर। रॉयल फैन की किताबों में एंट्री सोचें, रॉयल फैन की किताबों में एंट्री सोचें। रॉयल फैन रॉयल फैन परचेज, बोलें, गुड्स फ्रॉम होंडा। कोई सफ़ा आपके बैग में ऑब्वियसली पड़ा होता है, उसको आप इस तरह सामने रख लेते हैं ताकि किताब पे भी नज़रों की हिफाजत रहे, वैसे मुश्किल हो जाती है। अच्छा, रॉयल फैन ने, भाई ऐसी दोनों 16 पे कर दें, एंटार्क्टिका बन जाए इधर, आ जाए भाई। अच्छा, रॉयल फैन ने परचेज किया होंडा से चीज़ें उधार पे। रॉयल फैन क्या एंट्री करेगा? परचेज डेबिट, वेल डन, ना आए कर दें ये वाला भी, परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। होंडा की एंट्री करेगा डेटा डेबिट, सेल क्रेडिट। तो रॉयल फैन जब चीजें खरीदेगा होंडा से तो रॉयल फैन एंट्री करेगा परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, और होंडा एंट्री करेगा डेटा डेबिट, सेल क्रेडिट। अच्छा, रॉयल फैन ने चीजें उधार पे ली क्योंकि शायद रॉयल फैन के पास पैसे नहीं थे। फिर रॉयल फैन को चस्का पड़ गया, रॉयल फैन होंडा के पास गया, उससे कहा थोड़ा सा उधार भी दे दो, पैसे उधार दे दो। इस दफा पहले आपने चीजें उधार ली, आप पैसे उधार लेने चले गए, तो आपको फील हो रहा है होंडा इज तगड़ा एंड रॉयल फैन इज माड़ा। माड़े की किताबों में आपको पता है लाइबिलिटी आएगी कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, और होंडा एंट्री करेगा लोन रिसीवेबल, डेबिट, कैश क्रेडिट। डन। अच्छा, रॉयल फैन का पैसे लेने का नशा पूरा नहीं हुआ,
रॉयल फैन ने कहा मुझे और पैसे चाहिए, तो रॉयल फैन ने लोन नहीं लिया, रॉयल फैन ने पैसे लेने के लिए शेयर इशू किए। शेयर इशू करने की एंट्री बचपन में पढ़ते थे, कैश, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट। तो रॉयल फैन इज इन अन्नी नीड ऑफ पैसे, उसको बहुत पैसों की जरूरत है। उधार ले लिया, पहले चीजें उधार पे ली, पैसे उधार पे लिए, अब शेयर इशू कर रहे हैं। रॉयल फैन इशूड 500 न्यू शेयर्स टू होंडा फॉर ₹12 पर शेयर। तो रॉयल फैन के पास पैसे आएंगे 500 ज़रब 12, 6000। शेयर कैपिटल क्रेडिट करेगा 5000 से, और शेयर प्रीमियम 500 ज़रब 2 रुपए 1000 से। तो रॉयल फैन को पैसों की जरूरत पड़ी तो रॉयल फैन ने शेयर इशू कर दिए। इससे पहले पैसों की जरूरत पड़ी तो लोन ले लिया। होंडा कहेगा, अब मैं वो एंट्री करने लगा हूं जो कल कराई थी। होंडा कहेगा आई हैव मेड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ रॉयल फैन, मैंने रॉयल फैन के शेयर खरीदे हैं। ये जो शेयर खरीदने वाला होता है ना, ये नहीं तोड़ता फेस वैल्यू और 12 को, ये नहीं तोड़ता, ये बस एक एंट्री करता है, शेयर्स डेबिट, शेयर्स डेबिट, कैश क्रेडिट। आप नहीं तोड़ेंगे, जब शेयर खरीदने वाला है वो नहीं तोड़ेगा। वो कितने शेयर खरीदें? 500। एक शेयर कितने का? 6000। कल इसकी एंट्री हमने की थी, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। ये शेयर 6000 वाले जब साल के एंड पे 7000 के हो जाएंगे तो हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट डेबिट P&L क्रेडिट। बाय डिफॉल्ट P&L मेथड है, इन्वेस्टमेंट डेबिट P&L क्रेडिट। तो डेट ऑल डिपेंड्स अपॉन के फिर आपने किस नियत से खरीदे हैं शेयर, और वो सारा लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए खरीदे हैं। तो हमने कल सारी डिस्कशन इसके ऑनवर्ड्स की थी, यानी यहां से शेयर खरीदवाए थे और आगे सारी काउंटिंग की थी। बता दें जी, रॉयल फैन ने पैसे उधार, चीजें उधार ली, परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। रॉयल फैन ने पैसे उधार लिए, कैश डेबिट, लोन क्रेडिट। फिर रॉयल फैन को और जरूरत पड़ी तो इसने लोन लिया या शेयर इशू किए? शेयर इशू किए। और होंडा ने शेयर खरीदे। एसेट, 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 लायबिलिटी, लायबिलिटी, इक्विटी। एसेट, एसेट, एसेट इज इक्वल टू क्या मतलब है? हाथ दोगी यार, ये अलग अलग ट्रांजेक्शन हैं। लायबिलिटी, लायबिलिटी, इक्विटी। अच्छा, इन एसेट्स को होंडा कहेगा फाइनेंशियल एसेट। आगे बढ़ के जरा थोड़ा सा पीछे। इन एसेट्स को होंडा क्या कहेगा? बायोलॉजिकल एसेट, लॉजिकल एसेट, इलॉजिकल एसेट, फाइनेंशियल एसेट। मुंह से जरा निकालें, फाइनेंशियल एसेट। और ये जो स्काई ब्लू में चीजें नजर आ रही हैं, इनको रॉयल फैन कहेगा अच्छा तेरे एसेट तो मेरी लायबिलिटी, कोशिश करें, फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी। लेकिन इसको फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं कहेगा, इसको तो इक्विटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इक्विटी। होंडा कहेगा इनको फाइनेंशियल एसेट। डेबिट साइड पे नजर आ रही है ना, क्या कहेगा? फाइनेंशियल एसेट। कहेगा नहीं, होंडा कह चुका है। आगे चलो सरकार, फाइनेंशियल एसेट। और रॉयल फैन कहेगा लायबिलिटी, लायबिलिटी, इक्विटी। तो फाइनेंशियल इक्विटी। तो यार हमारे ऐसे फाइनेंशियल इक्विटी। अब अपनी तरह से लफ्ज निकाल रहे हैं। अच्छा, फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी। ओके, आज फर्स्ट टाइम डिबेंचर इशू और परचेज करने की एंट्री सोचें। डिबेंचर इशू और परचेज करने की। असल में ना डिबेंचर और लोन में ना कोई फर्क नहीं होता, एक थोड़ा सा फर्क होता है। अच्छा मुझे बता लेने देना, फिर मैं आपकी भी सुन लूंगा, उसका टाइम मिलना नहीं। अच्छा, तो लोन ये होता है कि लोन में एक एग्रीमेंट होता है, एक सफा लिखा जाता है दो पार्टीज के दरमियान। लोन में एग्रीमेंट साइन होता है, दोनों पार्टी साइन करती हैं। लेकिन जब डिबेंचर होते हैं ना, डिबेंचर, तो डिबेंचर में शेयर्स की तरह एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है।
होता ये भी लोन है। तो अब मुझे बताएं, एक लफ्ज याद रखना है, रॉयल फैन को सरमाया चाहिए था तो इसने शेयर इशू कर दिए, शेयर इशू कर दिए और अल्लाह का शुक्र है पैसे आ गए। अगेन रॉयल फैन का नशा नहीं उतर रहा, पैसा चाहिए और रॉयल फैन अब डिबेंचर इशू करे, डिबेंचर इशू करे। पहले क्या इशू किए हैं? शेयर इशू करके भी पैसा ही आएगा, डिबेंचर इशू करके भी पैसा ही आएगा। डिबेंचर इशू करे, आगे छोड़ें, डिबेंचर इशू करे, कैश डेबिट, डिबेंचर क्रेडिट। ये डिबेंचर है क्या होता है? लोन। फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल, ये एडजस्टमेंट और इस एडजस्टमेंट में बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, 100% सेम है। ये लोन लिया जा रहा है। तो रॉयल फैन इज इन नीड ऑफ मनी। इसमें मैं पहली मिसाल गायब कर रहा हूं क्योंकि वो तो इज इन नीड ऑफ मनी नहीं है ना, इज इन नीड ऑफ गुड्स है। तो रॉयल फैन इज इन नीड ऑफ मनी। तो रॉयल फैन के पास तीन ऑप्शंस हैं, लोन ले ले, शेयर इशू कर दे, डिवेंचर इशू कर दे। लोन ले ले, डिवेंचर इशू कर दे, दोनों एक ही बात है, कोई दोनों में फर्क नहीं है। बट समवन विल बाय योर डिवेंचर्स इफ यू आर इशूइंग डिवेंचर्स। ऐसे हाथ पकड़ के, ये वाला हाथ यहां रखे ऐसे, इफ यू आर इशूइंग डिवेंचर्स देन समवन विल कम एंड बाय डिवेंचर्स। सो ही विल मेक द जर्नल एंट्री investment in debentures of another entity debit, investment in debenture of Royal Fan debit, and उधार देने वाले हैं ना अब हम, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट। इस इन्वेस्टमेंट के बदले डिविडेंड मिलता है, इस इन्वेस्टमेंट के बदले इंटरेस्ट मिलता है, बस ये दोनों में फर्क है। इस इन्वेस्टमेंट के बदले डिविडेंड मिलता है, इस इन्वेस्टमेंट के बदले इंटरेस्ट मिलता है। चलें, अब पहली वाली दो इंपॉर्टेंट नहीं है। रॉयल फैन ऑब्टेन्ड लोन, जल्दी से एंट्री बता दें रॉयल फैन के लिए। रॉयल फैन ऑब्टेन्ड लोन, ये फोन यूज हो रहा है क्लास में, कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, रॉयल फैन ऑब्टेन्ड लोन। अच्छा जी, तो होंडा गेव लोन ना, तो एंट्री सोचें, लोन रिसीवेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। रॉयल फैन issued shares and received cash, कैश डेबिट। ये आखिर में दो टेंटेटिव रो में कर दें, आखिरी रो में बता दें, सीए हो रहा है इधर। कैश डेबिट, अकल से इकट्ठे नहीं बैठना आप लोगों ने, कैश डेबिट और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अगर रॉयल फैन शेयर इशू कर रहे हैं तो होंडा शेयर परचेज कर रहा है, शेयर्स डेबिट, मुश्किल लफ्ज़ लगता है तो शेयर्स डेबिट, तो शेयर्स डेबिट, कैश क्रेडिट। और रॉयल फैन इशूड डिवेंचर। ये सेकंड रो में मोबाइल प्लीज बैग में रख दें, मैं फिर कंटिन्यू, हाँ रखते हैं हाइब्रिड में, शुक्रिया। रॉयल फैन इशूड डिवेंचर्स, रॉयल फैन ने डिवेंचर इशू किए। जब रॉयल फैन ने डिवेंचर इशू किए तो कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, लोन क्रेडिट, डिवेंचर से मुश्किल से लगता है, कैश डेबिट, लोन क्रेडिट। और अगले ने डिवेंचर बाय किए, बाय करते हुए आपको पता है कैश जाता है जेब से, कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट। चलें 1-2 मिनट लगाएं, नोट करें जरा, ऐसे ऐसे देख के नोट करें खुद एंट्रीज। जी भाई स्विंग होने लगे पहले, ओए मैं आ रहा हूं, ऐसी की तैसी तेरी, क्या क्या कर रही है मुझे बताओ, स्विंग हो रहा है, इसकी स्विंगनेस बंद करो, स्विंगनेस, थोड़ा सा बरकत के लिए जल्दी भाई वो वाला फोकस करें, और 6 एंट्रीज करें, 6 एंट्रीज, और साथ वाले को रख के चपेट तैयार रखें अगर उसने एंट्रीज नहीं की तो। ओ यार नहीं भाई, तेरी मेहरबानी। एंट्रीज, एंट्रीज रजिस्टर खोलें, लाइन लगाएं, एंट्रीज करना शुरू करें। मेरे आने पे कुछ लोग कल ही बता दिया करें, मैं इधर का एंट्रीज साथ साथ कर ली थी, दोबारा करें। अच्छा
चपेड़ जल्दी कर। मेहर भाई किसी को IFRS 8 का पेज ना मिला जी, उसके लिए इक्विटी है ना, हमारे लिए तो एसेट है। जी मोहतरम, जो करवाना हो मुझे बता दिया करो। अब क्या करवाना है? ऊपर ही करवाने थे। अच्छा यार वो निकालो, पहले ये कर लें हम, फिर क्लास इंशाल्लाह से ये हो जाएगा। आपने इनको ऊपर करो। अच्छा मैं ऊपर करता हूँ, आप मैं पकड़ के रखता हूँ, आप लोग पढ़ें इंशाल्लाह। अच्छा बाकी टीचर भी करते हैं, हर जगह से होती है बस। अच्छा तो लोन लेने की एंट्री कैश डेबिट, और लोन देने की एंट्री लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। ऐसी जिंदगी गुजारें, जिंदगी किसी मोड़ पे 15 साल बाद आप टीचर को मिले तो टीचर आश्वस्त कर उठे, यार देखो यार ये क्या। अच्छा हमने मिलना ही कोई नहीं तो हमें करना ही। अच्छा रॉयल फैन ने शेयर इशू किए, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। होंडा ने शेयर परचेज किए, शेयर्स डेबिट कैश। रॉयल फैन इशूड डिबेंचर एंड रेज्ड मनी, डिबेंचर इशू करके लोन लिया, तो इन्होंने लोन दिया, तो इट इज लाइक लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। तो इन सारी बातों के साथ ना मैं एक बात लिख सकता हूं, रॉयल फैन इज इन डायर नीड ऑफ मनी। इसको पैसों की जरूरत है। डायर ही होते हैं ना? नहीं होता है, कंफर्म करते हैं जिनकी अंग्रेजी अच्छी है, शुक्र है। अच्छी है या नहीं कंफर्म कर दिया मुझे लगता है आप लोगों ने। रॉयल फैन इज इन डायर नीड ऑफ मनी, अच्छी खासी इसको पैसों की जरूरत है। अब ये नशा पूरा करने के 3 तरीके हैं, या उधार ले लो, या शेयर इशू कर दो, या डिबेंचर इशू कर दो, अपने आप को गिरवी रख पाके। जाहिर बात है रॉयल फैन को कोई सिक्योरिटी भी दे रहा होगा। आप शेयर इशू करने गए डिबेंचर इशू करने? अच्छा हाँ चुप पकार जो। फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट। डेटर के बदले क्या आएगा? कैश। लोन रिसीवेबल कभी ना कभी रिसीव हो जाएगा वापस। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कभी ना कभी बेच देंगे, कैश आ जाएगा। और इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर भी कभी ना कभी बेच भी सकते हैं डिबेंचर, कोई मसला नहीं ऐसा। और लोन रिसीवेबल कभी ना कभी रिसीव बैक हो जाएगा। अच्छा बट इट इज चुप फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड इट इज इक्विटी। प्लीज फाइनेंशियल इक्विटी नहीं। वो सुभान अल्लाह। ये अब इसको ऐसे करेंगे, ये ऐसे हो जाएगा। शुक्रिया। ओके तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इस स्टैंडर्ड का नाम है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स स्टैंडर्ड का नाम है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तुम लोगों के पास जो है डॉक्टरों को कहो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो हमारे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। अल्लाह अकबर। आगे चलें। कोई कर रहे बहन भाई कजन वगैरह डॉक्टरी? ठीक है, उनको भी ले आए सीए में। अच्छा फाइनेंशियल एसेट्स,
अ फाइनेंशियल एसेट इज एनी एसेट दैट इज कैश। अच्छा ये एक बात याद रखिएगा, ये मैंने नहीं ऊपर वाली मिसालों में लिखा, कैश अपने अंदर खुद एक फाइनेंशियल एसेट है, यानी कैश से बड़ा फाइनेंशियल एसेट कौन सा हो सकता है? कैश इज एन ईटेबल एसेट, कैश इज एन ईटेबल एसेट, नो कैश इज अ फाइनेंशियल एसेट। ये जरा मुझे बताएं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन अदर एंटिटी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन, ये ना वो जो ऊपर हमें नजर आ रहे हैं ना इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ये वो है, जरा लिखें इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। डायग्राम नंबर 3, ये जो नजर आ रहा है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन अदर एंटिटी परचेज्ड बाय अस, थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ है, अब आसान हो गया। इक्विटी ऑफ एन अदर एंटिटी परचेज्ड बाय अस। प्लीज मैं फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन रखवा रहा हूं, खुदा के लिए सिर्फ इधर नजर रखिएगा। अभी मैं किसकी डेफिनेशन करवा रहा हूं? फाइनेंशियल एसेट। अभी मैं फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन करवा रहा हूं, खुदा, अभी मैं आपको फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन करा रहा हूं, खुदा के लिए इधर नजर रखिएगा। फाइनेंशियल एसेट में एक चीज आ गई कैश, वो मैंने आपको चारों में शो नहीं की, ये अपनी तरफ से याद कर लें। एक चीज होगी कैश, दूसरी चीज हो गई इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एन अदर एंटिटी, ये भी क्या हो गया? फाइनेंशियल एसेट। अब 3 बच गए हैं, डेटर, लोन रिसीवेबल और डिवेंचर, इनको भी हमने फाइनेंशियल एसेट बनाना है। आ राइट टू रिसीव कैश, पहला वाला जरा देखें, डेटर, इज इट अ राइट टू रिसीव कैश? नेक्स्ट, लोन रिसीवेबल, इज इट अ राइट टू रिसीव कैश? इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, आपने अगले को लोन दिया है, अब ऑब्वियसली अगर लोन दिया है तो कल कला को राइट टू रिसीव कैश, तो इसका मतलब लोन दिया है लिख लें, क्योंकि पहली क्लास है ना, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर ऐसे घर जाके समझ नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर होता है लोन दिया। ओके, तो ये जी 4 हो गए फाइनेंशियल एसेट्स। नंबर 1, कैश अपने अंदर खुद एक फाइनेंशियल एसेट है, तो ऑब्वियसली बैंक में जो पैसे पड़े हैं वो भी फाइनेंशियल एसेट है, चाहे दराज में कैश पड़ा है चाहे बैंक में कैश पड़ा है, वो फाइनेंशियल एसेट है। दूसरा, किसी दूसरे के शेयर हम खरीद लें, ये भी फाइनेंशियल एसेट है। राइट टू रिसीव मनी, राइट टू रिसीव, इसको ऐसे कर लेते हैं, राइट टू रिसीव मनी, राइट टू रिसीव मनी, राइट टू रिसीव मनी, दिस ऑल्सो इज अ फाइनेंशियल एसेट। ओके, नंबर 1, कैश एंड बैंक इज अ फाइनेंशियल एसेट। Investment in shares of another entity is a financial asset. Right to receive money, right to receive money, right to receive money is also a financial asset. ये एग्जाम्पल काट दें, इसमें ना एक पोटेंशियली फेवरेबल लफ्ज बस याद कर लें, अगर खुदा ना खासा कभी एमसीक्यूज में आ गया, पोटेंशियली फेवरेबल टू एंटिटी, फेवरेबल टाइप चीज को आपने एसेट कह देना, फेवरेबल टाइप चीज को आपने एसेट कह देना। ये सीए फाइनल की एग्जांपल्स हैं और आई के अपने भी किताब में नहीं दी हुई। पोटेंशियली फेवरेबल एक ऐसे लफ्ज याद कर लें बस। असल जो आपको समझ आने की लॉजिक से वो 3 चीजें हैं बस, कैश, शेयर्स ऑफ एन अदर एंटिटी, और राइट टू रिसीव कैश। मैं आगे नहीं पढ़ा रहा, राइट टू रिसीव फाइनेंशियल एसेट ऑफ एन अदर एंटिटी ये छोड़ें, ये जरा आपके लेवल से बाहर की एग्जांपल है, आपका लेवल ही हो रहा है, तो ये आपके लेवल से बाहर की एग्जांपल है। भाई 3 चीजें हैं, बाकी अगर कोई हल्का फुल्का रट्टा मारना हो, ये स्टैंडर्ड नहीं, IFRS 9 का स्टैंडर्ड नहीं खोलेंगे आप घर जाके, क्योंकि IFRS 9 के स्टैंडर्ड के अंदर ऐसे मैस मची हुई है कि चीजें मिलती नहीं है और बहुत ज्यादा चीजें हैं उसमें। अच्छा, अब आपका मैं टेस्ट लेने लगा हूं कि ये बताएं मुझे, कैश इज इट अ फाइनेंशियल एसेट? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूं पीपीई को सामने रख के। इज पीपीई आ कैश? इज पीपीई शेयर्स? इज पीपीई आ राइट टू रिसीव मनी? नहीं, वो अगर देके जाएं और पैसे ना आए तो फिर उसे राइट टू रिसीव मनी कह देते हैं। पीपीई तो मेरे पास पड़ा हुआ है, इसलिए ये स्टैंडर्ड पीपीई को बाहर निकाल रहा है, कह रहे पीपीई इज नॉट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, पीपीई को स्टैंडर्ड से बाहर निकाला जाएगा। पीपीई पे आइए 16 लगता है। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल एसेट, बायोलॉजिकल एसेट, जानवर, जानवर इज अ कैश? जानवर इज अ शेयर ऑफ एन अदर एंटिटी? जानवर इज अ राइट टू रिसीव कैश? ना, अगर जानवर बेच दें और अगला बंदा पैसे ना दे वो फिर शायद राइट टू रिसीव कैश होता है, लेकिन जानवर अपने अंदर राइट टू रिसीव कैश नहीं है। इसी तरह इन्वेंट्री, दुकानदार ऊपर चले जाए, दुकानदार के पास जूस का डब्बा पड़ा होगा और साथ पड़े होंगे उसके पास समोसे, तो समोसे कैश हैं, वो दुकानदार के जूते पहने, समोसे कैश हैं, इन्वेंट्री है ना, तो इन्वेंट्री है। समोसे शेयर्स हैं, आप उससे समोसा देख के कहें यार बड़े ज्यादा शेयर तूने खरीदे हुए हैं, कह चुके हैं ये शेयर होते हैं, ये पढ़ रहे, चल छोड़।
अच्छा, समोसे, समोसे राइट टू रिसीव कैश है, लेकिन अगर आपको समोसा बेच दें और आप वो हरकत करें, पैसे ना दें, तो फिर आप डेटर बन जाएंगे, अच्छे वाले आप डेटर बन जाएंगे, तो फिर वो आपको क्या कहेगा, आपको फाइनेंशियल एसेट नहीं कहेगा, आपसे पैसे आने का जो हक है उसको फाइनेंशियल एसेट कहेगा। तो इन्वेंट्री अपनी जात के अंदर फाइनेंशियल एसेट नहीं है, लेकिन अगर इन्वेंट्री बिक जाए और पैसे ना आए, वो डेटर अपनी जात के अंदर क्या है। अब असल में ना इस सारे के पीछे थीम ये है कि जब एनुअल रिपोर्ट हम 2019 की खोलेंगे, अगर हमें मिलेगी तो हम खोलेंगे, अगर हमें नहीं मिलेगी तो भी हम खोलेंगे एनुअल रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट के अंदर हमारी जो बैलेंस शीट है और हमारी जो बैलेंस शीट है उसके अंदर बहुत से एसेट्स आ रहे होते हैं, बहुत से एसेट्स आ रहे हो, इतने एसेट आ रहे होते हैं कि कभी कभी देख के हमें कुछ कुछ हो जाता है। तो बहुत से एसेट्स आ रहे होते हैं। अब पीपी इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट बिकॉज इट इज नॉट कैश, इट इज नॉट शेयर्स एंड इट इज नॉट राइट टू रिसीव कैश। इसी तरह आप इस तरफ चले जाएं, इंटेंजिबल एसेट्स, राइट ऑफ यूज एसेट्स, इट इज नॉट कैश, इट इज नॉट शेयर्स, इट इज नॉट राइट टू रिसीव कैश। सिमिलरली करंट एसेट्स में ट्रेड डेट्स आ रहा है, इट इज अ फाइनेंशियल एसेट, दो इट इज नॉट कैश, दो इट इज नॉट शेयर्स, बट इट इज राइट टू रिसीव कैश। इसी तरह स्टॉक आ रहा है, स्टॉक, it is not a financial asset, so it is outside the scope of IFRS 9. So IFRS 9 is clearly telling us that what are financial assets and what are not financial assets, and we talk about very clearly the cash is a financial asset. कैश एंड बैंक अपने अंदर ही क्या है, एक सबसे बड़ा फाइनेंशियल एसेट है। इससे बड़ा और फाइनेंशियल एसेट क्या होना है। इट इज नॉट ईटेबल एसेट, इट इज नॉट इंटेंजिबल, इट इज नॉट टेंजिबल आइटम, इट इज नॉट बायोलॉजिकल एसेट, इट इज नॉट IFRS 16 टाइप, इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टाइप। तो इस कैश एंड बैंक को डील करता है IFRS 9। सो कैश एंड बैंक अपने अंदर इज कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल एसेट। एंड इफ यू मूव टूवर्ड्स लायबिलिटीज, तो ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, इट इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, एंड मे बी वी विल कॉल लीज लायबिलिटीज एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। लायबिलिटी की तो अभी डेफिनेशन नहीं पड़ी, बट लायबिलिटी होगी लायबिलिटी टू पे कैश। लायबिलिटीज क्या होंगी, लायबिलिटी टू पे कैश। तो लायबिलिटीज भी बन सकती हैं। अब एक चीज आपने मुझे चपेड़ नहीं, अभी ईद की छुट्टियां बतानी, तू क्यों आ रहा है इधर। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, ये जो हैं प्री टिकट, मैंने पता है तू पुरानी, मुझे बताएं जो प्री पेमेंट्स हैं, तो एस्टेट तो मैंने भी पता है, मैं पूछ रहे हैं फाइनेंशियल है या नहीं। कौन बोले, कौन बोले राइट टू रिसीव सर्विसेज है। वेल डन। कभी कभी बोलते हो लेकिन लामा इकबाल की तरह बोलते हो। अच्छा, भाईजान ने बात ही खत्म कर दी। भाईजान ने दिल में सोचा है, ना ये कैश है, ना ये शेयर्स हैं, ना ये राइट टू रिसीव कैश है। दिल में सोच के मुंह पे लाया है, इट इज राइट टू रिसीव सर्विस। सुभान अल्लाह। दिल में इन्होंने सोचा इट इज नॉट अ कैश, इट इज नॉट अ शेयर्स, इट इज नॉट राइट टू रिसीव कैश। बल्कि प्री पेमेंट ये होती है कि आप किसी बंदे को अगले साल का कोई रेंट वगैरह पे कर देते हैं। अब अगले साल कैश नहीं लेना होता आपने, बल्कि अगले साल आपने उससे क्या लेनी होती है, सर्विस लेनी होती है। तो व्हाट इज फाइनेंशियल एसेट, द वन विच इज कैश, द वन विच इज शेयर्स एंड द वन विच इज राइट टू रिसीव कैश। अदर देन दिस एवरी अला शलाम is not a, so that is out of scope of IFRS 9. So that is how we will watch the balance sheet, and balance sheet के अंदर हम identify करेंगे what are financial assets and what are not financial assets. Okay guy, you cannot ask question. चलें आगे चलते हैं, मैं ये पूरा करा दूं फिर लेता हूं। अच्छा भाई, शेयर्स हैं फाइनेंशियल एसेट, क्यों, दूसरा पॉइंट लग रहा है। लोन रिसीवेबल, राइट टू रिसीव, तीसरा पॉइंट लग रहा है। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, तीसरा पॉइंट लग रहा है, राइट टू रिसीव कैश। इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, ये छोड़ें जरा, ये भी शेयर्स ही होते हैं, ये भाई देखेंगे रिडीमेबल क्या होते हैं। डेटर, लीज रिसीवेबल, इधर जरा अटेंटिव हो जाए, लीज रिसीवेबल। फेवरेबल फॉरवर्ड करेंसी कॉन्ट्रैक्ट, अब मैं क्या करूं, उसने आके अपने पैसे डाला, मना भी किया किताब से निकाल दे। ये फेवरेबल फॉरवर्ड करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स, बस लफ्ज़ है, याद रह गया तो रख लीजिएगा। अच्छा जी, ऑल ऑफ दीज आर नॉट फाइनेंशियल एसेट्स एज दे डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द अबव थ्री, पीपी, टांगेबल, इन्वेंट्री, राइट ऑफ यूज, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल एसेट। बरकत के लिए लिख लें आप लोग उधर क्लास में, बरकत के लिए राइट ऑफ यूज, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल एसेट। जब आपको कहा जाए बरकत के लिए लिख लें, थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करें।
प्री पेमेंट, बोलें जी, प्री पेमेंट, इज इट अ राइट टू रिसीव कैश और राइट टू रिसीव सर्विस? सो इट इज नॉट अ, बोलें इट इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट। अच्छा, ये ना एडवांस टैक्स, प्रीपेड टैक्स होता है एक तरह का, ये ना कभी कभी वैसे आपको वापस भी मिल जाता है। आप एडवांस टैक्स जमा करा दें, अब एडवांस टैक्स जमा करा दें तो आपको कभी कभी ना वापस भी मिल जाती है। आखिरी दफा एडवांस टैक्स आप जमा करा दें, कभी कभी हुकूमत आपको वापस भी कर देती है। तो इसमें ना स्टैंडर्ड में गाइडेंस अवेलेबल है और इसको आपने एज इट इज याद रखना है। एडवांस टैक्स कभी भी आपने फाइनेंशियल एसेट नहीं करार देना। अगर गवर्नमेंट मुंह से कह भी दे कि मैं आपको ये टैक्स वापस कर दूंगी, एडवांस में ले लिए, साल के एंड पे अगर आपका लॉस आ गया तो कोई मसला नहीं, मेरे से टैक्स वापस ले लेना। अब इट इज राइट टू रिसीव कैश। लेकिन स्टैंडर्ड में हम थोड़ी देर बाद एक लफ्ज पढ़ेंगे, ये स्टैंडर्ड तब लगता है जब दो पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो। अगर दो पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना तो ये स्टैंडर्ड नहीं लगता। डेटर क्रेडिटर का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ओरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपने चीज उधार पे खरीदी। लेकिन गवर्नमेंट के साथ हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता टैक्स देने का। तो डेट्स वाई बड़ा वाज़े तौर पे IFRS 9 ने प्रीपेड टैक्स को बाहर निकाल दिया है और इनकम टैक्स पेएबल को भी। हालांकि करंट टैक्स पेएबल इज अ लायबिलिटी टू पे कैश, फिर भी स्टैंडर्ड ने उसको बाहर निकाल दिया है क्योंकि हमारा गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता। बाय डिफॉल्ट हर पाकिस्तानी पे जो ऑब्लिगेशन है कि उसने टैक्स जमा करवाना है, लेकिन रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ना होने की वजह से स्टैंडर्ड ने स्कोप से बाहर निकाल दिया। जाहिर बात है कुछ लोगों ने आर्गुमेंट दिया होगा स्टैंडर्ड में डालें, कुछ लोगों ने कहा होगा ना डालें। जो स्टैंडर्ड ने कंक्लूड किया वो मैंने आपको बता दिया। तो एडवांस टैक्स इज ऑल्सो नॉट अ फाइनेंशियल एसेट। अच्छा, फाइनेंशियल लाइबिलिटी इज अ लाइबिलिटी दैट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। कैश देने की लाइबिलिटी, कैश देने की लाइबिलिटी या लेने की, कैश देने की लाइबिलिटी। पहला पकड़े, कैश देने की लाइबिलिटी है, लोन लिया है तो लोन वापस करने की लाइबिलिटी है, डिबेंचर पेएबल, लोन लिया है वापस है लाइबिलिटी। तो इससे आगे माजरत फिर आपको समझ नहीं आएगा, बस पोटेंशियली अनफेवरेबल को हाईलाइट कर लें, जैसे ऊपर किया था आपने पोटेंशियली फेवरेबल को। तो ये अनफेवरेबल टाइप अगर कोई चीज पेपर में लिखी हुई तो लाइबिलिटी में डाल देना है, और जितना मैंने हाईलाइट किया वो काफी है। अब हमारे लिए लॉजिकली सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, लाइबिलिटी टू डिलीवर कैश। पकड़ें ये चीजें, क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी टू डिलीवर कैश, पेएबल्स आर लाइबिलिटी टू डिलीवर कैश, इलेक्ट्रिसिटी रेंट पेएबल, रेंट पेएबल, इट इज अ लाइबिलिटी टू डिलीवर कैश। रेंट पेएबल बोल रहा हूं, रेंट पेएबल, इट इज अ लाइबिलिटी टू डिलीवर कैश। लोन पेएबल इज अ लाइबिलिटी टू डिलीवर, इंटरेस्ट पेएबल इज अ लाइबिलिटी टू डिलीवर, डिबेंचर इशूड, डिबेंचर इशूड, परचेज नहीं, डिबेंचर इशूड, इट इज अ लाइबिलिटी। ना 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 ना, रेंट पेएबल इज अ लाइबिलिटी टू डिलीवर कैश। रेंट पेएबल क्या होता है? प्रीपेड रेंट नहीं मैं बोल रहा। रेंट पेएबल क्या होता है? आपने आज नवंबर दिसंबर में घर इस्तेमाल किया, सर्विस ले ली है, अब आपके ऊपर लाइबिलिटी टू डिलीवर कैश है। ओहो, वो तो फिर अलग सिनेरियो है, वो फिर आप बता देगा वो क्या हमें पैसे लेना। हाँ नहीं नहीं, वो इन नॉर्मल सर्कमस्टांस तो नहीं होता, नॉर्मल सर्कमस्टांस में तो नहीं होता। कह दे तो कर देना, कह दे तो कर देना। डिवेंचर इशूड, छोटे पर इन्होंने क्या सवाल, डिवेंचर इशूड मतलब ये कि इंपॉर्टेंट कोई इसको डिस्कस। बॉन्ड्स पेएबल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पेएबल, इन दोनों को इंशाल्लाह देखेंगे, बट डिवेंचर इशूड काफी है। लीज लाइबिलिटी, इट इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी टू डिलीवर कैश। लीज लाइबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट, ये एंट्री करते थे हम। और ये अनफेवरेबल टाइप की चीज है, इसको छोड़े पड़े। ये भाई बड़े दिमाग का चीज है। इट इज अ लाइबिलिटी टू पे कैश, बट स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली मना करता है, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कॉन्ट्रैक्ट। हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है गवर्नमेंट से टैक्स देने का। बीइंग अ सिटीजन हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन रिटन कॉन्ट्रैक्ट मौजूद नहीं होता जिसमें पार्टीज साइन करें। ये जरा सोचें, अनअर्न्ड रेंटल इनकम, ये क्यों नहीं फाइनेंशियल लाइबिलिटी? अनअर्न्ड रेंटल इनकम, लाइबिलिटी टू डिलीवर सर्विसेज। अगर आपको अगले 2-3 महीने का किराया आ गया है तो अब आपने पैसे वापस करने हैं या आपने सर्विसेज देनी है? सर्विसेज देनी है। लाइबिलिटी टू डिलीवर सर्विसेज। अच्छा,
right to receive, so it is a financial asset. Right to receive cash, right to receive purchased equity of an other entity. So these all four green highlighted are financial asset. Liability to pay cash, liability to pay, liability to pay. So these all are financial liabilities. अब ये आखिरी डेफिनेशन है इक्विटी की. इक्विटी की मेरे भाई कोई डेफिनेशन है सच काम की नहीं है. इक्विटी की डेफिनेशन बड़ी अजीब सी है. इक्विटी असल में बिजनेस की ये होती है. ये मैंने आपके सामने एक बैलेंस शीट खोली है. इस बैलेंस शीट में एक हेडिंग आ रही है इक्विटी की और नीचे आ रही हैं लायबिलिटीज. असल में होता यह है कि बिजनेस के एसेट्स नॉन करंट और करंट बेचे जाते हैं. उसके बाद बिजनेस की नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज पे की जाती हैं. बच्चा कुचा पैसा ओनर का होता है. तो इक्विटी की एक डेफिनेशन है, इट इज शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग. ये डेफिनेशन स्टैंडर्ड में नहीं है. इक्विटी इज द बचा कुचा इंटरेस्ट ऑफ ओनर्स इन बिजनेस. बचा कुचा कैसे? एसेट्स को बेचो, लायबिलिटीज को पे करो, जो बचा कुचा है वो सब ओनर का है. तो इक्विटी बोल रहे हैं, इक्विटी इज रेजिडुअल इंटरेस्ट. मैं बोल देता हूं इक्विटी, आप बस आ जाया करें, इक्विटी इज रेजिडुअल इंटरेस्ट. आप बस एक काम करें, जूते उतारें, नीचे ठंडी ठंडी आपको जो है वो लगेगी जमीन. ठीक है, ठंडी जमीन के ऊपर आराम से पांव लगा के, टेक लगा के ना, साथ लेके कंधे पे सर रख के बस लेट जाएं. मैं ऑनलाइन वालों को पढ़ा लूं. जी यार वो सॉरी भाई नाम भूल गया, आपने मुझे कहा था नाम लेने ऑनलाइन वालों. मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा, फिर अगली दफा आपका नाम लूंगा. ओके, ओके. सो इक्विटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट जो साबित करता है क्या? बचा कुचा इंटरेस्ट. बचा कुचा इंटरेस्ट किस में? इन द एसेट्स ऑफ एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग. तो इक्विटी की डेफिनेशन है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. ये डेफिनेशन है इक्विटी की. एग्जांपल्स इंक्लूड इक्विटी शेयर्स इशूड बाय एन एंटिटी. ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आएंगे फिर कभी. अब भाईजान आखिरी डेफिनेशन हमारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इधर देखें. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट which give rise to. Financial instrument is an instrument which give rise to financial asset in the books of one entity and financial liability or equity in the books of other entity. Financial instruments are instruments which give rise to asset in the books of one entity and liability or equity in the books of other entity. These all are called as financial instruments. It is a contract that gives rise to both financial asset in one entity and financial liability or equity in one entity. कौन सी थी हमारी? होंडा. और अनदर एंटिटी रॉयल फैन. अच्छा, वो जो मैंने एक बेसिक थीम बताई थी वो भी देखें यहां से कवर हो रही है. रॉयल फैन इज इन नीड ऑफ मनी, दैट्स वाई. अब उसने मनी ले ली है तो वो लायबिलिटी फील कर रही है और ये मनी देने वाला है. तो ऐसे पूरे स्टैंडर्ड की थीम ये है कि वन इज इन नीड ऑफ मनी, एक बंदे को पैसों की जरूरत है और दूसरे के पास पैसे पड़े हैं कि वो उसको क्या कर सकता है? दे सकता है. चलें जी, अब हम कल वाला सवाल दोबारा करने शुरू करते हैं. शेयर्स 2-3 एक खरीद लेते हैं और खरीद के फिर उसकी काउंटिंग शुरू करते हैं. अब जब हम शेयर्स खरीदते हैं मोहतरम, तो अपने आप से मैंने कहा था 2 सवाल पूछने हैं. अगर शेयर आपने थोड़े अरसे के लिए खरीदे हैं तो जो शेयर्स पर गेन लॉस आए उनको आपने P&L में लेके जाने. अगर शेयर ज्यादा अरसे के लिए खरीदे हैं तो डिफॉल्ट कैटेगरी ये है कि आप गेन को ले जाएं P&L. नहीं, डिफॉल्ट कैटेगरी आप गेन को ले जाएं P&L में, लंबे अरसे के लिए खरीदे हैं. लेकिन अगर आप इनिशियल रिकॉग्निशन के वक्त ये वादा करें कि मैं OCI पे जा रहा हूं और वापसी की बात नहीं करूंगा, तो देन यू कैन, और ठहर इधर देख, देन यू कैन इररिवोकेबली डेजिग्नेट दोज शेयर्स टू बी क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू थ्रू OCI. और दोनों मॉडल्स में फर्क यह है कि एक में गेन लॉस P&L में जाता है और दूसरे में
गेन भी ओसीआई में जाता है, और अगर पहली दफा लॉस आ जाए तो भी ओसीआई में जाता है। 1 हो गया था क्वेश्चन। 2 होमवर्क में कर लीजिएगा, लेकिन 7-8 मिनट से ज्यादा ना लगाइएगा। कर लिया था होमवर्क? हाथ खड़ा करें, वेल डन। तो बताए बगैर होमवर्क हो रहे हैं तो स्पीड से, तो फिर पेज 626 पे क्वेश्चन 2 होमवर्क में कर लीजिएगा, 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने। क्वेश्चन नंबर 3, चलो पार्ट 2 बनाओ। ये कांगरू लिमिटेड